हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जेकेएसबी सिविल इंजीनियरिंग। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वे के अंदर लेक्चर 2 स्केल्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। स्केल होता क्या भाई? स्केल तो आप कहते रहते हो, बट स्केल किसे कहते हैं? डेफिनेशन से आपको पता चल जाता है, इट इज़ अ फिक्स रेशियो बाय विच मैप डिस्टेंस बियर्स विद कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। तो समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा तो समझा देता हूँ जनाब। मैप के ऊपर जो डिस्टेंस होता है और ग्राउंड के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड के ऊपर जो डिस्टेंस होता है, उसके जो रेशियो होता है उसको कहते हैं स्केल। तो स्केल जो होता है ये होता है बोले तो स्केल इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। इसके रेशियो को ही स्केल कहा जाता है। अब स्केल जो है वो लार्ज, मीडियम और स्मॉल भी माना जाता है। अगर हम 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर लें तो हम कह सकते हैं, या उससे कम लें तो हम कह सकते हैं कि वो लार्ज स्केल है। मतलब कि ग्राउंड का 10 मीटर मैप के ऊपर वाले 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा तो लार्ज स्केल है। और ग्राउंड का 10 से 100 मीटर के बीच वाले डिस्टेंस अगर मैप के 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया गया हो तो हम कह सकते हैं कि स्केल मीडियम है। बट जब कि 100 मीटर या उससे ज़्यादा वाला ग्राउंड वाले डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि मैप जो है वो बहुत स्केल जो है वो बहुत स्मॉल है। अब ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ये वाला डिस्टेंस जो है मैप डिस्टेंस है और ये कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस है। अब जो है स्केल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा स्केल होगा उतना कम एरिया। अगर लार्ज स्केल होगा तो एरिया बड़ा कम होगा। तो ये ऐसा ज़्यादातर हम प्लान्स में करते हैं जब बिल्डिंग प्लान होता है। बट जब स्केल बड़ा स्मॉल होगा तो एरिया बहुत बड़ा होता है। ऐसा हम ज़्यादातर मैप्स में देखते हैं। अब एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको आरएफ से हम डिनोट करते हैं। इसके ये भी एक किस्म का रेशियो होता है। तो लिखा हुआ है इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। तो जब ये भी स्केल की तरह है तो इसका डिफरेंस क्या है? तो आगे आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिया है एग्जांपल आपके सामने कि 1 सेंटीमीटर अपॉन 15 मीटर, ये मीटर है जना। अब जो 15 मीटर है इसको भी मैंने चेंज कर दिया सेंटीमीटर में, तो यहाँ 1 मीटर की जगह मैंने 100 सेंटीमीटर लिख लिया। अब ये सेंटीमीटर कट गया तो बन गया 1/1500। तो आरएफ जो है वो बिना किसी यूनिट्स के होता है। तो आरएफ भी एक किस्म का रेशो ही होता है। अगर आपको आरएफ को अच्छे से समझना होगा तो नीचे मैंने दिया है। स्केल्स जो है उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है न्यूमेरिकल मेथड इंजीनियरिंग स्केल, मतलब स्केल को ही हम आरएफ भी कहते हैं। बट आरएफ एक ऐसा स्केल होता है जिसका यूनिट नहीं होता। देखो नीचे यूनिट्स नहीं है जनाब। तो हम जो कहते हैं कि 1/10,000 या 1/1000 या 1 इज इक्वल टू 10,000, ऐसे हम कहते हैं, तो वो एक किस्म का आरएफ ही होता है। हम कभी कभी उसको इंजीनियरिंग स्केल भी कहते हैं। अब ये न्यूमेरिकल मेथड था। एक और मेथड होता है किसी भी ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए, ये होता है ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड कब इस्तेमाल किया जाता है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ऊपर मैंने कुछ डायग्राम जैसी बनाई है। यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और नीचे लिखा है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। ऊपर लिखा है किलोमीटर तो नीचे लिखा है सेंटीमीटर। इससे आपको पता चलता है कि जो मैप के ऊपर दिए बनाया गया है वो 10 किलोमीटर जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और 20 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर और 30 किलोमीटर 3 सेंटीमीटर के बराबर है। ये एक किस्म का स्केल रिप्रेजेंटेशन करता है, बट ग्राफिकली। तो हम अगर एक मैप बनाएंगे, मान लो 10 ईयर के बाद, 10 साल के बाद क्या हुआ कि वो जो मैप है वो श्रंक हो गया, या मतलब पेपर श्रंक हो गया, तो इंजीनियरिंग स्केल डज नॉट वर्क। तो वहाँ पर इंजीनियरिंग स्केल नहीं काम करेगा, क्योंकि अगर वही मैप कोई 10 साल के बाद पड़ेगा तो उसका एरिया कम हो सकता है अगर वो कैलकुलेट करेगा
इंजीनियरिंग स्केल से। बट अगर उन्होंने यही ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल किया होगा तो क्या होता है, इट हैज़ एन एडवांटेज ओवर न्यूमेरिकल स्केल के ऊपर, जो हमने पीछे पढ़ा है उसके ऊपर ये एडवांटेज है। क्योंकि कि इवन दो मैप इज श्रंक, अगर मैप श्रंक हो गया तो ये ग्राफिकल मेथड की रिप्रेजेंटेशन भी उस तरह श्रंक होगी, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो श्रंक एज रेशियो इज़ अनअफेक्टेड, ये उसी तरह से श्रंक करेगा जिस तरह से कोई ग्राफ श्रंक करेगा, तो जो रेशियो है उसमें अफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा।